Good morning, my dear students. How are you? I hope all are you fit and fine. What is the date today? Today's date is 2nd November 2020 and day Monday. Okay. Now, today's thought is education is the movement from darkness to light. It means शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर गति है. Now, आज हम इस वीडियो में आपका क्लास 5th का आपकी चैप्टर नंबर 4, 5th एंड 6 का रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं. ट्यूसडे को आपका हिंदी का पेपर है. तो हम आज इस वीडियो में आपको तीनों चैप्टर की रिवीजन करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 प्रांजलि की डायरी के 2 पन्ने. मैंने आप इसका एक्सप्लेन आपको वीडियो में कर दिया है. आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 37. देखिए सबसे पहले दिया गया है शब्दार्थ. शब्दार्थ हैं पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं. आप इनको एक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए. जैसे उत्सव. उत्सव का मतलब क्या होता है? त्यौहार. प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, आयोजन, प्रबंध, है ना. मौजूद, उपस्थित. पर्यायवाची शब्द हैं मंदिर, देवालय, पूजा गृह. फत्तर. फत्तर को हम क्या बोलते हैं? पाषाण, पाहन, प्रस्तर, है ना. पर्वत. पहाड़, शैल, गिरी. मार्ग, रास्ता, पथ, राह. ठीक है ना. तो आप ये शब्दार्थ और पर्यायवाची ज़रूर याद कर लीजिए. विलोम शब्द सुंदर, कुरूप, रात्रि, दिवस, निश्चय, अनिश्चय, आरंभ, अंत. ठीक है. इसके बाद हम इस पर जैसे इसके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं तो आप ये सभी एक बार ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं. जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि माउंट आबू कौन सी पहाड़ियों पर बसा है ना. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हमने क्या पढ़ा था? आपके देखिए चैप्टर में है कि माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों पर बसा है. कौन सी पहाड़ियों पर बसा है? ये अरावली की पहाड़ियों पर. इसको आप याद रखेंगे कि माउंट आबू कौन सी पहाड़ियों पर बसा है. तो माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है. अब माउंट आबू की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है. कितनी है? 1200 मीटर. अच्छा, दिलवाड़ा के मंदिरों में किनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो दिलवाड़ा के मंदिरों में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं. ओके. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 38. लिखित प्रश्न उत्तर हैं. आप ये पढ़ लीजिए पूरे. आपके पीडीएफ बनी हुई है. आप एक एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए. अब जैसे सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. खाली स्थान है तो आप इसको भी करेंगे. इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइम मैडम बना के दे सकती हैं. जैसे इस के आकार के कारण इसे टोड रॉक कहा जाता है. तो यहाँ पर क्या आएगा? चट्टान. इस चट्टान के आकार के कारण इसे टोड रॉक कहा जाता है. अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है. हमने सनसेट पॉइंट जाने का निश्चय किया. वहाँ पर्यटकों की भीड़ मौजूद थी. ठीक है. उसी तरह आप देखेंगे सही गलत. तो माउंट आबू आबू रोड से माउंट आबू की दूरी 27 किलोमीटर है. सही. कितनी है उससे? आबू रोड से माउंट आबू की दूरी 27 किलोमीटर. नक्की झील को एक असुर ने अपने नाखूनों से बनाया था. गलत. उसे एक देव पुरुष ने अपने नाखूनों से बनाया था. तो ये गलत हो गया. दिलवाड़ा के मंदिर जैनियों के प्रमुख जैन तीर्थों में है. यस. गुरु शिखर पर भगवान महावीर का मंदिर है. गलत. ठीक है ना. तो आप इसके ये पूरी एक्सरसाइज देख लेंगे. अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5. भूल गया है क्यों इंसान. 1 सेकेंड. भूल गया है क्यों इंसान. इसके बारे इसमें ये कविता भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि इस कविता में संपूर्ण मानव जाति एक समान है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए. ये मैंने आपको बताया था.
अच्छा, इसके कविता के जैसे रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। भूल गया है क्यों इंसान, इस कविता के लेखक या रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आप तीनों चैप्टर के जो भी लेखक हों उन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो इस कविता को किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। अब इसके यहाँ पे देखिए शब्दार्थ हैं, जैसे काया, काया यानी शरीर, नभ आकाश, निर्मल स्वच्छ, वरदान वर, वेश भेष पहनावा, प्राण जान। उसी तरह आप पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी देख लेंगे। फिर आता आपके इनके प्रश्न उत्तर। एक धरा संतान कहाँ बसी हुई है? एक धरा संतान कहाँ बसी हुई है? एक धरा संतान इस पृथ्वी पर बसी हुई है। इसका भी मैंने आपको पीडीएफ डाला था, आप एक एक बार सारे क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेंगे। हमारी वेशभूषा कैसी है? हमारी वेशभूषा सभी की अलग अलग है। हम किसकी संतान हैं? हम उस ईश्वर की संतान हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 43। वन सेकेंड। पेज नंबर 43 देखिए आप। हाँ, इनके उत्तर लिखिए। सबकी काया कैसी है? तो सबकी काया कैसी है? सबकी काया मिट्टी की है। सब पर किसकी छाया है? सब पर आकाश की निर्मल छाया है। मानव किसने उपजाए हैं? मानव इस धरती ने उपजाए हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे, मानव को मानव से कौन जोड़ता है? ठीक है ना, मानव को मानव से कौन जोड़ता है? तो मानव को मानव से उसके अंतर प्राण जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? अंतर प्राण जोड़ते हैं। ठीक है। उसी तरह आप इसके सही गलत देखेंगे कि सबका शरीर चांदी का है, गलत। सबको विशेष वरदान मिला है, गलत। मनुष्य को धरती ने उपजाया है, यस राइट। पृथ्वी की संतान अनेक देशों में बसी हुई है, सही। सब पर पेड़ों की छाया है, गलत, है ना। सब पर, यहाँ पर आप सैड इमोजी बना लेंगे, यहाँ पे गलती से इमोजी गलत बन गई है। सब पर आकाश की निर्मल छाया है, ठीक है ना। आप ये पूरी एक्सरसाइज देख लेंगे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, शिष्टाचार। पेज नंबर आपका ये है 50, है ना। मैं आपको इसमें शिष्टाचार का ये चैप्टर भी आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके भी आप शब्दार्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द एक एक बार पढ़ लीजिए। जैसे मृदुल, मृदुल यानी क्या होता है? कोमल, है ना। कर्कश, कठोर, अपेक्षा, तुलना। उसी तरह पर्यायवाची हो जाएगा आपका तेज, फुर्तीला, प्रशंसा, तारीफ, स्वास्थ्य, सेहत। विलोम हो गया कृतज्ञ, कृतघ्न, अधीर, धीर, वक्ता, श्रोता, मृदुल, कठोर। अब हम इसी तरह आप इसके मौखिक प्रश्न उत्तर भी आप पीडीएफ में देख लेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये है कि शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया कि शिष्टाचार का अर्थ है वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। शिष्टाचार के नियम जानना क्यों आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया कि समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानना आवश्यक है, ठीक है ना। अब जैसे हमने शिष्टाचार के गुणों के बारे में पढ़ा था, है ना। शिष्टाचार का शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? यानी शिष्टाचार में सबसे पहले क्या आती है? विनम्रता आती है ना। पहला गुण क्या है? विनम्रता। और शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण क्या है? ये भी हमने पढ़ा था। तो शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण क्या है? दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। और शिष्टाचार का तीसरा नियम क्या था? अनुशासन का पालन करना, ठीक है ना। इसी में जैसे मैंने आपको ये अभी बता दिया कि मृदुल, मृदुल का आपका विपरीत शब्द क्या हो गया? आपका कठोर, ठीक है ना। इसी तरह आप देखेंगे आप पेज नंबर 51।
एक सेकेंड। हाँ, पेज नंबर 1 सेकेंड। ओके, हाँ, पेज नंबर 51 की भी सारी एक्सरसाइज आप कर लेंगे। जैसे उसके लिखित प्रश्न उत्तर पढ़ लेना। सही गलत है। प्रदीप हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, सही। हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए, सही। विनम्रता और दीनता में कोई अंतर नहीं है, गलत। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी है, गलत। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। शिष्टाचार में सबसे पहले आती है विनम्रता। यहाँ पर क्या भरेंगे हम? विनम्रता। हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए और हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अब आप देखिए पेज नंबर 52। यहाँ पर आपको ता यानी क्या बताना है आपको? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द जुड़े हैं, ताला शब्दों के अंत में लगा है, तो वो क्या हो गया आपका? प्रत्यय। विनम्रता, कटुता, कर्कशता, नम्रता, प्रसन्नता और दीनता। अब देखिए सही वर्तनी पर आप घेरा बनाइए। जो सही वर्तनी है हमें उस पर बताना है कि क्या है। इसमें सही वर्तनी यहाँ पर है, ये है प्रशंसा, ये सही वर्तनी है। स्वास्थ्य, ये सही वर्तनी है। शिष्टाचार, ये वाली सही वर्तनी है। सम्मिलित में ये 3rd नंबर वाली सही है। अब देखिए तिरस्कार, 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 तो सही वर्तनी क्या है? ये फर्स्ट है ना, तिरस्कार। ठीक है ना? ओके, तो आपके ये 3 चैप्टर के आप उसकी सारी एक्सरसाइज देख लेंगे। मैंने आपको व्याकरण में हमने क्या पढ़ा दिया है आपका? सर्वनाम और विशेषण। तो सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, इसका, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम हैं। सर्वनाम ये तो हो गई आपकी सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है ना? ठीक है, हाँ, तो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसके बाद जैसे हमने पुरुषवाचक में पढ़ा था, हाँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, और जो दो मिलके जो किसी 3rd पर्सन की बात करते हैं वो क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आता है? मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, हमें। मध्यम में तेरा, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका। ओके, ओके, हाँ। और अन्य पुरुषवाचक में आएगा वह, वे, उसे, उन्हें, उसका। ये यहाँ पर नहीं है, आप इसका वीडियो डाला हुआ है, आप वह निकाल के देख लीजिए। मैं आपको अभी से यहाँ बोल कर बता रही हूँ। ठीक है ना? तो हाँ, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ये हो गया आपका पुरुषवाचक में 3 हो गए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है ना? अब आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? हम उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह, यानी निश्चित है। जैसे तुम्हारा घर यह नहीं वह है, यह संदूक कितना भारी है। जैसे आपसे निश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ भी एक क्वेश्चन बना के पूछेंगी। एक हो गया आपका निश्चयवाचक, दूसरा हो गया आपका अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, ये सब क्या है हमारे? अनिश्चयवाचक। यानी जैसे बाहर कोई बुला रहा है, कोई, हमें नहीं पता है कोई, तो ये अनिश्चयवाचक, यानी हमें पता नहीं है कि कौन बुला रहा। देखो दूध में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, दूध में पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है हमको नहीं मालूम है, तो ये अनिश्चयवाचक होते हैं। तो जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि कोई, कुछ शब्दों में सर्वनाम है। कोई या कुछ शब्दों में सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है कि निजवाचक है?
तो आप समझ जाएंगे कोई या कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी निश्चित वस्तु वहाँ पर या चीज़ या स्थान वहाँ पे कोई निश्चित है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो सर्वनाम वाक्य दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वह लड़का नहीं आया जिसे कल चोट लगी थी। वह या जिसे, ये संबंधवाचक हो गए ना, एक दूसरे से क्या बता रहे हैं, संबंध। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन बनाया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में प्रयुक्त विशेषण है। जिसकी लाठी, जिसकी और उसकी एक दूसरे से क्या बता रहे हैं, संबंध। तो ये कौन सा वाचक हो गया हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अब हाँ, ये हो गया। अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाए, है ना। कि प्रश्न जैसे क्या, किसकी, कौन, कब, कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या लेंगे, यह किताब किसकी है, बाहर कौन है, ये सारी चीज़ क्या हो गए हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है ना। तो जैसे अगर होगा कि तुम्हें कोई बुला रहा है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया हमारा, कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अब आपका हो गया प्रश्नवाचक हो गया, और लास्ट वाला आपका आता है निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वो क्या होता है हमारा निजवाचक। अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम स्वयं ही चले जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगा, ये सब क्या हो गए हमारे निजवाचक सर्वनाम। ओके। अब हम देखेंगे विशेषण। विशेषण का वीडियो भी मैंने बनाया है, आप देखिए वहाँ जाके। आपके विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं मैंने आपको बताया था। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है ना। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेषण है। एक वाक्य बनाया मैंने कि वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेषण क्या है, वह है, श्रेष्ठ है, उपासक क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा, श्रेष्ठ। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता वाले बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक। ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण में जिसमें गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, दशा, अवस्था, स्थान या देश काल आदि के बारे में बताया जाता है। ये कौन से हो गए, गुण। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बता रहे हैं, उसके गुण दोष बता रहे हैं, या रंग रूप बता रहे हैं, या उसके स्वाद गंध बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। जैसे आगामी, शांत, काला, तुम। तो इसका आंसर क्या आएगा, तुम। क्योंकि आगामी, शांत, काला ये तो सब विशेषण हैं। आगामी क्या हो गया आपका, देश काल से हो गया। शांत क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं आपका, गुण हो गए। काला क्या हो गया, ये रंग रूप के आकार से। लेकिन तुम क्या है, तुम तो सर्वनाम है ना। यह, वह, हम, तुम, मैं, आपका ये सर्वनाम है। तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है, तुम है। अब हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। किसका, संख्या। जैसे मेरे पास 5 किताब है, पेड़ पर 7 पक्षी बैठे हैं, घर के सभी सदस्य बाहर गए हैं, ये क्या हो गया, संख्या। अच्छा, संख्यावाचक के भी कितने प्रकार होते हैं, 2। एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे उदाहरण में दूंगी, मुझे 4 कॉपियाँ चाहिए, 1 गिलास दूध दे दो। तो यहाँ संख्या में निश्चित बता रही हूँ ना, कितनी, 4 कॉपियाँ या 1 गिलास दूध। और अनिश्चित वाले में कैसा हो जाएगा, जैसे मेले में बहुत लोग आए थे, बहुत लोग। तो ये अनिश्चित है, वहाँ पे हम संख्या थोड़ी गिन रहे हैं कि कितने आए थे, 2 आए थे, 4 आए थे, 10 आए थे, 100 आए थे, 50 आए थे, नहीं। तो ये क्या हो गया आपका अनिश्चित। जहाँ पर निश्चित संख्या बताई जाए तो वो निश्चित संख्यावाचक हो, जहाँ पर संख्या नहीं बताई जाए वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है।
परिणामवाचक जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होते हैं उसे हम परिणामवाचक कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 200 ग्राम जलेबी दे दो, 1 लीटर दूध। तो ये सब क्या हो रहे हैं, वहाँ पर एक परिणाम बताया जा रहा है। परिणामवाचक के भी दो होते हैं, निश्चित परिणामवाचक व अनिश्चित परिणाम। निश्चित में जहाँ पर जैसे मैंने बोला मुझे 1 किलो आलू दे दो, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 लीटर दूध दे दो, मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो ये एक निश्चित परिणाम बता रहे हैं। और निश्चित में जैसे मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल दो, कम चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा है, डिब्बे में बहुत चावल है, दीपक में जरा सा घी डाल दो। तो यहाँ पे अनिश्चित परिणाम बताए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिणाम वाचक। वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम किस पे आएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की अनिश्चयवाचक। तो वह क्या जाएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मैं, वह, उसे, तुम्हारा। तो मध्यम पुरुष क्या जाएगा, तुम्हारा। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है। मध्यम पुरुष जो सामने वाला सुन रहा है। और अन्य पुरुष कौन होते हैं, जो जिसमें थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में विशेषण है निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक की संबंधवाचक। तो मैंने अभी आपको बताया ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक। ठीक है ना। अब एक जैसे क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये आपका हो गया सर्वनाम। बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुष वाचक। क्या कहलाते हैं वो, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, स्वयं के लिए। तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं निजवाचक। ओके, तो आपका यह रिवीजन कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4th 5th 6th चैप्टर और सर्वनाम तथा विशेषण, ये आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ। आप ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।